हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रायम्फ एकेडमी पे। हम फिर से हाज़िर हुए हैं अपनी जो लेक्चर सीरीज़ हमने यहाँ पे चलाई हुई है मैथमेटिक्स के कंप्लीट कोर्स के लिए, जो कि यूपी टीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए अभी हम स्पेसिफिकली बना रहे हैं। हमें पता है कि यूपी वाले सारे एग्ज़ाम्स के लिए वेक्टर जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए हमने सोचा पहले हम वेक्टर को ही कवर कर लेते हैं। वेक्टर को कवर करने के लिए इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी बना चुके हैं और अब हम पार्ट 2 पे हैं। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आप आगे भी इस तरीके के वीडियोस देख सकें और आप कुछ भी मिस ना करें। तो हम सबसे पहले आते हैं कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्या किया था। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होते हैं ये देखे थे, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स किया था, एडिशन ऑफ वेक्टर किया था जिसके दो हमने लॉज पढ़े थे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने के लिए देखिए, सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर एडिशन पे हम आते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो यहाँ पे देखिए वेक्टर एडिशन इज़ कॉम्यूटेटिव। तो कॉम्यूटेटिव का रोल हमें पता होता है, और जब हम एडिशन में कॉम्यूटेटिव देखते हैं कि a प्लस बी जो है, ठीक है, वो हमारा किसके बराबर होगा, b प्लस ए के। तो ये प्रॉपर्टी हमारी कॉम्यूटेटिविटी कहलाती है और हम कहेंगे कि वेक्टर एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है। फिर हमारे पास आता है वेक्टर एडिशन इज़ एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव में देखिए हमारे पास क्या होता है कि अगर हम b और c को सेपरेटली ऐड करते हैं और फिर उस रिज़ल्ट को a में ऐड करते हैं तो वो बराबर होगा अगर हमने c और a को सेपरेटली ऐड किया होता और फिर जो रिज़ल्ट है उसे b से ऐड किया होता, या फिर हम लोगों ने, ये वेक्टर्स हैं सब, तो या फिर हम लोगों ने सपोज़ a और b को पहले ऐड किया होता और फिर रिज़ल्ट को c से ऐड किया होता। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिविटी, और तो हम कह सकते हैं वेक्टर एडिशन जो होता है वो एसोसिएटिव होता है। फिर हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है वेक्टर एडिशन क्यों, क्योंकि जब हम एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से दो वेक्टर्स के सम को, तो हमारे पास क्या आता है m टाइम्स a, ठीक है, प्लस m टाइम्स b। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। फिर वेक्टर एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है। कैसे, जैसे a एक वेक्टर है हमारे पास, उसे हमने ऐड किया एक वेक्टर b से, तो हमारे पास रिज़ल्ट सपोज आया एक वेक्टर c। तो देखिए दो वेक्टर्स को ऐड करने पे रिज़ल्ट वेक्टर ही आया, ये प्रॉपर्टी हमारी कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर इसके बाद वेक्टर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। अगर हम 1 से किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट सेम रहता है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है। किसी भी वेक्टर में अगर हम 0 या एक 0 वेक्टर ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर सेम ही आता है। एडिटिव इन्वर्स, एक वेक्टर a है उसको हम एक वेक्टर माइनस a से अगर ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट 0 आएगा, ठीक है। तो एडिटिव इन्वर्स, अगर हमें बोला है एक वेक्टर b है, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो इसका एडिटिव इन्वर्स हमारे पास होगा वेक्टर माइनस b, ठीक है, यानी सेम इन मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट इन डायरेक्शन, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर है एडिशन। फिर हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद स्केलर। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक स्केलर है, ठीक है, m इज़ अ स्केलर और a हमारे पास एक वेक्टर है। तो हम इसका जो मल्टीप्लाई पहले कर दें इसे इस वेक्टर से, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालें, या फिर हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के फिर स्केलर से मल्टीप्लाई करें, रिज़ल्ट जो है वो हमेशा सेम ही आता है, ठीक है। जैसे अगर हमें एक वेक्टर दिया हुआ है a, हमें सपोज दिया है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, तो हमें अगर बोला है कि 5a कैप, अगर हम ये करके पहले फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो भी रिज़ल्ट वही आएगा, अगर हम 5 अलग से और a कैप अलग से करके तब निकालते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर विद अ पॉजिटिव स्केलर, जब आप एक वेक्टर को पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो, जैसे यहाँ ये एक वेक्टर a हमारे पास था, हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 एक स्केलर है यहाँ पे, तो देख सकते हो कि नया मैग्नीट्यूड क्या आया, 2a आया। तो मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, पर आप देख सकते हो कि पहले भी वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा था और अब भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो डायरेक्शन सेम है, ठीक है।
पर अगर आप इसे -2 से मल्टीप्लाई करते, यानी कि एक -2 से किया, नेगेटिव वेक्टर से किया, तो आप देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड तो डबल हो गया, यानी मैग्नीट्यूड पे तो असर हुआ, प्लस डायरेक्शन भी चेंज हो गई, तो डायरेक्शन पे भी असर हुआ। तो जब आप एक वेक्टर को पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होता है, पर जब आप उसे एक नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी चेंज होती है। इस पे 2 क्वेश्चन हम अभी वीडियो के एंड में करेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो हमारे पास अगर एक 2 वेक्टर्स हैं हमारे पास, ये एक्स एक्सिस के अलोंग, एक ये वाई के अलोंग, और हमें बोला है इनका रिजल्टेंट है ये ए, ठीक है, सॉरी हमारे पास ये ए एक वेक्टर है, इसके 2 कंपोनेंट्स हम लोगों ने निकाले हैं, एक एक्स के अकॉर्ड उस पर निकालना है और एक वाई पे निकालना है, और हमें बोला है कि ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो इसके 2 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होते हैं, एक एक्स की तरफ होता है और एक वाई की तरफ होता है। जो एक्स वाला होता है वो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, ठीक है, ए एक्स इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होता है, जिसे हम ए कॉस थीटा भी बोलते हैं। ए कॉस थीटा क्यों बोलते हैं? बिकॉज देखिए इस एंगल के लिए ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है और ये इसका हाइपोटेनस है। तो जब हम कॉस थीटा लगाते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, b/h होती है। तो b यहाँ पे इसके लिए क्या है, ax है ना, तो b यहाँ पे ax है, अपॉन में h यहाँ पे हाइपोटेनस की जगह क्या है, a वेक्टर। तो यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू जो आई वो ax अपॉन a वेक्टर आई। तो जो x कंपोनेंट हमारे पास आया वो क्या हो गया, ये a इधर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई होने के बाद ये a कॉस थीटा बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज a कॉस थीटा। सिमिलरली जब हम यहाँ बात करते हैं तो ये वेक्टर है जो, इसे हम अपना a y ही ले सकते हैं। तो अब साइन थीटा लगाएंगे तो p/h हो जाता है, तो यानी साइन थीटा जो कि p/h होता है। तो p यहाँ पे हमारा क्या है, y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, अपॉन h हमारे पास a ही है, तो ये a यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a y हमें a साइन थीटा मिल जाएगा। और बोला है मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालना है फिर इस वेक्टर a का, तो मैग्नीट्यूड होता है जो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट है वेक्टर्स के, उनका स्क्वायर कर देंगे और उन्हें ऐड कर देते हैं तो स्क्वायर रूट में, तो ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और tan थीटा आप देख सकते हो कि ए वाई क्या है, ए साइन थीटा, और ए एक्स क्या है, ए कॉस थीटा। तो यहाँ ए से ए कैंसिल आउट हो गया, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा। तो हम कह सकते हैं कि टेन थीटा क्या होता है, ए वाई अपॉन ए एक्स। तो ये था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? अगर हमें बोला है एक वेक्टर ए है जो एक्स एक्सिस के अलोंग अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग बीटा एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस के अलोंग गामा एंगल बना रहा है, ठीक है, तो हमें बोला है, और जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, एंड इट्स कंपोनेंट्स अलोंग दीज एक्सिस आर ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड। यानी x के अलोंग जो इसका कंपोनेंट है वो ax है, y के अलोंग ए वाई और z के अलोंग ए जेड। तो ये जो कंपोनेंट्स हमारे होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे डायरेक्शन रेशियोज। जैसे अगर आपको एक वेक्टर दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, तो इस वेक्टर में देखिए x के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या है, ax की वैल्यू क्या है 3, तो आपका जो x के अकॉर्डिंग जो आपका डायरेक्शन को ये है रेशियो है वो क्या है 3, और y के लिए 4 और z के 5, क्योंकि हमें पता है x एक्सिस i क्या रिप्रेजेंट करता है, y j को और z k को। तो हमारे पास यहाँ डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए 3, 4 एंड 5, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, जो ये एंगल्स बन रहे हैं हमारे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के लिए, तो उन एंगल्स का जो कोसाइन होता है यानी कॉस ऑफ दैट एंगल इज इक्वल टू जो उसका डायरेक्शन रेशियो है अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो जैसे यही वाला अगर आप देख लेते हैं जो आपको वेक्टर दिया हुआ था, तो हम इसका मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया हमारे पास 9 प्लस 16 प्लस 25।
तो ये कितना हो गया 9 + 16 25, 25 + 25 हो गया 50, तो 50, तो ये कितना हो गया हमारे पास 5√2। तो हमें मैग्नीट्यूड 5√2 मिल गया। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे जब हम पहले एंगल की बात करते हैं कॉस अल्फ़ा, वो कितना होगा, उसका एक्स कंपोनेंट कितना था 3 और अपॉन में मैग्नीट्यूड कितना है 5√2, यानी कॉस अल्फ़ा हमारे पास कितना होगा, इतना होगा। और अगर आपको इससे अल्फ़ा एंगल पूछा होता तो आप क्या कर देंगे, इसको कॉस इन्वर्स कर देंगे। कॉस इन्वर्स ऑफ दिस होगा अल्फ़ा एंगल की वैल्यू। सेम इसी तरीके से हम y कंपोनेंट के लिए कॉस बीटा और z कंपोनेंट के लिए कॉस गामा निकाल सकते हैं। और एक रूल हमारे पास यहाँ होता है कि इन तीनों ये जो डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास होते हैं, इनका स्क्वायर्स का सम हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम यहाँ देख लेते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर हमें दिया हुआ है, इसके डायरेक्शन कोसाइंस पूछे हुए हैं। तो वेक्टर में हम देख सकते हैं कि सबसे पहले तो x कंपोनेंट हम देख लेते हैं। ax कंपोनेंट हमारे पास यहाँ क्या है 3 और y कंपोनेंट हमारे पास क्या है -4 और z कंपोनेंट हमारे पास क्या है 5। ठीक है, तो पहले हम अपना मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड अभी हमने ये सॉल्व किया था वैसे, तो 3 का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट पे क्या है -4, तो -4 का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट पे क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा √3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो ये हमारे पास वापस वही आया √50 विच इज़ 5√2। तो 5√2 हमारे पास आया है। तो हमें इसके डायरेक्शन कोसाइंस पूछे हैं, तो वो क्या होगा, जैसे जब हम कॉस एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो कॉस अल्फ़ा क्या होगा हमारे पास ax अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a, यानी कि ax कितना था 3 और मैग्नीट्यूड कितना आया 5√2। तो पहला ही डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास क्या आ गया है 3/5√2। तो दूसरा देखो y एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या है -4/5√2, फिर है हमारे पास यहाँ 5, तो क्या आएगा 5/5√2। तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/√2 बचेगा, यानी b हमारा आंसर है। जब हमें एक चीज़ मिल जाए ना तो हमें ऑप्शन से इन्हें सॉल्व करने की सोचनी चाहिए, जिससे हम अपना थोड़ा टाइम बचा सकें। ठीक है, तो हमारा यहाँ आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमें बोला है द एंगल बिटवीन z एक्सिस एंड द वेक्टर दिस, कितना एंगल होगा z एक्सिस और इस एंगल के इस यहाँ पे इनके बीच में। ठीक है, तो यानी z एक्सिस से रिलेटेड हमसे एंगल पूछा है, तो जो हमारा कॉस गामा होता है, ठीक है, तो कोसाइन रूल हमें क्या बोलता है, कॉस गामा जो z एक्सिस के अलोंग था वो क्या होता है az, यानी z कंपोनेंट ऑफ हमारा वेक्टर अपॉन में a, यानी हमारे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो पहले हम अपने वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। हमारे वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, x कंपोनेंट क्या है 1, फिर y कंपोनेंट क्या है 1 और z कंपोनेंट क्या है √2। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर 1 का स्क्वायर 1, फिर √2 का स्क्वायर 2, ये आ गया √4, यानी हमारा मैग्नीट्यूड कितना आ गया 2। तो मैग्नीट्यूड 2 आ गया। तो अब डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेते हैं z एक्सिस के अलोंग। तो हमारा जो कॉस गामा है वो कितना हो गया, z एक्सिस के अलोंग कितना था √2 अपॉन मैग्नीट्यूड कितना है 2, तो ये क्या हो गया 1/√2। और कॉस की वैल्यू 1/√2 कब होती है 45 डिग्री पे, तो यानी गामा यानी z एक्सिस के साथ जो एंगल हमारा बन रहा है वो कितना है 45 डिग्री। तो हमारा आंसर यहाँ क्या हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बोला गया है कि ये रिलेशन दिया है, इसकी वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमें पता है एक रूल जो हमने अभी अभी ऊपर डिस्कस भी किया था कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस, इसके बाद हमारे पास क्या था कॉस स्क्वायर बीटा प्लस, और हमने तीसरा डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर गामा कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो हम कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं, देखिए हमें पता है एक आइडेंटिटी जो कि होती है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा।
तो हम यहाँ हर जगह यही कर देते हैं। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, फिर कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू भी यही हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और फिर कॉस गामा की भी यही हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो आप एक चीज़ देखिए, 1 प्लस 1 प्लस 1 ये क्या हो गया 3, और माइनस कॉमन अगर हम ले लें हमारे पास क्या बच गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर, ओ सॉरी यहाँ पे ये साइन आएगा, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। तो प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज़ 1, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ माइनस में आ गई है, तो हम क्या करेंगे, इसे इक्वल टू के उधर शिफ्ट कर देते हैं और 1 को इधर ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 इज़ साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ठीक है। तो इस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। तो इसका आंसर क्या है 2। तो इसीलिए हमें ये जो आइडेंटिटी थी इसकी ज़रूरत पड़ी, हमें ये आइडेंटिटी याद थी तो हमने इसे जल्दी से सॉल्व कर दिया। और इसीलिए हम बोलते हैं कि हमें सारे टॉपिक्स यहाँ पे डेप्थ में पढ़ने चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता वहाँ सेलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आ जाए, बीच में से कहीं से आ जाए, तो इसीलिए हम पूरा पढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला है इफ़ अ वेक्टर ए इज़ ये एंड बी इज़ इतना, तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। तो हमें पता है, पहले तो हम दोनों वेक्टर्स को ज़रा ऐड कर देते हैं, a प्लस बी। क्या होगा, आई कॉम्पोनेंट्स ऐड होंगे, 2 प्लस 1 3 आयोटा, प्लस फिर j कॉम्पोनेंट्स ऐड होंगे, तो 1 प्लस 3 4, तो 4 j कैप, और फिर z कॉम्पोनेंट्स ऐड होंगे, तो -8 प्लस -4, तो ये क्या हो गया हमारा माइनस का 12 k कैप। तो आपको आपका वेक्टर मिल गया है, अब बस आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए रूट में हम पहले क्या करेंगे, 3 है हमारे पास तो 3 का स्क्वायर, फिर 4 है हमारे पास तो 4 का स्क्वायर, और फिर -12 है हमारे पास तो -12 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 12 का स्क्वायर 144, -12 का स्क्वायर भी 144 ही होता है। तो ये आपका कितना हो गया, देखिए 144 प्लस 16 ये हो गया 160 और प्लस 9 यानी 169, और 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, तो स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 13। तो यहाँ हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन ए विच इज़ 13, क्योंकि हमसे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा था यहाँ पे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम एक पॉजिटिव स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं, कॉन्सेप्ट हमने अभी भी किया था कि जब आप एक पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है, जब आप नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी चेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको एक वेक्टर दिया है s, और फिर बोला है कि 4s के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो हमने इसे 4 एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, इट्स मैग्नीट्यूड विल बिकम 4 टाइम्स, ये तो ठीक है। फिर क्या बोला है, एंड इन सेम डायरेक्शन ऑफ s, तो ये तो पूरी स्टेटमेंट हमारी ठीक है। फिर क्या है, मैग्नीट्यूड विल बी 4 टाइम्स, यहाँ तक ठीक है, बट s इन अपोजिट डायरेक्शन, तो डायरेक्शन चेंज नहीं होती है जब हम एक पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। 16 टाइम्स ये भी गलत हो गया, और नो चेंज ये भी गलत हो गया, तो यहाँ हमारा आंसर क्या है ए। तो अगर आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद है तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसके बाद अब देखिए, तो अब उल्टा हो गया, बस यहाँ साइन -4 हो गया है, तो यानी मैग्नीट्यूड तो 4 टाइम्स होगा ही, प्लस साइन चेंज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, आज के लिए इतना ही है, तो आज के लिए इतना ही है फ्रेंड्स, अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए ताकि हम भी मोटिवेट हों
इस पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए, क्योंकि कम रिस्पॉन्स के साथ हमें भी ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा वीडियोस बनाने के लिए। और हम ट्राई कर रहे हैं कि हम जो आपका यहाँ पे पूरा सिलेबस है उसे कवर करने की हमारी 100% कोशिश है। तो चैनल को लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।